Hi everyone, welcome back to Study Brief. So this is the part 1 of business environment important questions. इसके बाद एक part 2 भी आएगा जिसके अंदर further important questions cover होंगे and इस part के अंदर total 10 important questions cover हैं which are very important as per the business environment subject and the best part is आपको important question के साथ साथ answers भी मिलेंगे जिसको आप अपने exam में लिख सकते हो. So let's start it. फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है एंड हमें इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है. सो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो कि किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस यानी कि कंपनी किस तरीके से काम करती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. साथ ही साथ में ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है पूरा का पूरा वो किसी भी कंपनी की सक्सेस को भी डिफाइन करता है. बिकॉज अगर कंपनी अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकती है तो इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि वो लॉन्ग रन में सक्सेस पा ले. अब ये जो फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स में कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स. ये सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर और ये सारे फैक्टर्स किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस को उसके ऑपरेट करने के तरीकों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एंड इसको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट हमारी कैटेगरी आती है दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कंपनी के विद इन रहते हैं यानी कि कंपनी के अंदर रहने वाले फैक्टर्स जैसे कि एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, कल्चर एंड रिसोर्सेज. एंड एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कंपनी के बाहर होते हैं कंपनी के अंदर नहीं होते जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस इन्वायरमेंट की. सो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस होती है दैट इज अडेप्टेशन टू चेंज. यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है चेंजेस को अडाप्ट करने में इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. हमें पता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उसको पहले क्या करेगा बिजनेस एनालाइज करेगा, उसके बाद उसको अडाप्ट करेगा. सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग. जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा क्रूशल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कंपनी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड जिसकी हेल्प से कंपनी अपनी इन्फॉर्म डिसीजन को ले पाती है. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स. यानी कि कंपनी कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर पाती हैं एंड उन अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद कंपनी क्या करती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करती है ताकि कंपनी मार्केट के अंदर ग्रो कर सके. साथ ही साथ में अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर भी थ्रेट है यानी कि कंपनी को किसी भी चीज़ से खतरा है तो कंपनी उसको भी आइडेंटिफाई कर पाती है एंड अपने थ्रेट से बचने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना पाती है एंड अपने रिस्क को मिनिमाइज यानी कि कम कर पाती है. नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी. इसका बेसिकली मतलब है अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट के अंदर रहना है तो कंपनी को वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को नेविगेट करता रहना चाहिए. बिकॉज अगर कंपनी नई नई चीज़ों को अडाप्ट नहीं करेगी, अपने अंदर चेंजेस को अडाप्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी लेफ्ट आउट फील करेगी एंड मार्केट में वो लॉन्ग टाइम तक सक्सीड नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो बिजनेस की हेल्प करता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यानी कि कॉम्पिटेटिव एज को गेन करने में. क्यों? बिकॉज इससे क्या होता है अगर कंपनी एक बार अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेती है तो कंपनी को समझ में आ जाता है कि मार्केट के अंदर करेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर कंपनी उसके ऊपर काम कर सकती है एंड कंपनी को ये भी समझ में आ जाता है कि उनके जो पर्टिकुलर कस्टमर्स है उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस क्या है. तो अगर कंपनी इसको भी समझ लेती है तो कंपनी उसको भी अडाप्ट कर पाती है. Let's move on to question number 2 and question number 2 है explain the economic environment and its impact on business. यानी कि हमें बताना है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस के ऊपर. लेट्स स्टार्ट इट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं यानी कि कंसिस्ट होते हैं एंड ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेशंस यानी कि कंपनी किस तरीके से काम करती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. साथ ही साथ में महंगाई दैट इज इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इनकम लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. अगेन मैं आपको बता देती हूँ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो किसी भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को यानी कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, साथ ही साथ में और कई सारे फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम लेवल्स को, इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स. और इन्हीं इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं. बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर का मतलब
क्या है, कंज्यूमर की क्या पावर है, उसके पास कितनी इनकम वो अर्न करता है और उसकी करेंट परचेजिंग पावर क्या है, वो कितना ज़्यादा सामान परचेज कर सकता है, तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसको अफेक्ट करती है। साथ ही साथ में बिजनेसेस जो अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं उसको अफेक्ट करती हैं, एंड बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको भी अफेक्ट करती है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी तीनों ही चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। सो फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम ये डिटरमाइन करता है कि एट प्रेजेंट लेवल में कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको कंपनी को किस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि कंपनी के रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल ना के बराबर हो एंड कंपनी उसको प्रॉपर मैनर में यूज कर सके। इसके अंदर कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इंटरेस्ट रेट को और मनी सप्लाई को यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो भी बैंक्स होते हैं और बैंक क्या इंटरेस्ट रेट रखते हैं, साथ ही साथ में हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होती है, उसको हमारे सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कहलाई जाती है। नेक्स्ट आती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या है, कितना खर्चा हमारी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी टैक्सेशन पॉलिसीज बनाई है, यानी कि टैक्स पेमेंट की गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज क्रिएट करी है। ये सारी पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस तरीके से किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस किस तरीके से काम करेगा उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है। यानी कि गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, ये सारी चीजें मिलकर किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है दैट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एंड ये सारी चीज़ें टुगेदर मिलकर किसी भी मार्केट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको इम्पैक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। कैसे? जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इनकम लेवल्स और इन्फ्लेशन, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर की डिमांड को इम्पैक्ट करती है गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम अच्छी जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 60,000 पर मंथ जनरेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अच्छे खासे गुड्स को परचेज कर पाएगा, सर्विसेज ले पाएगा। लेकिन अगर कोई एक पर्सन जिसकी मंथली इनकम ओनली 20,000 रुपीज़ है, तो उसकी जो परचेजिंग पावर होगी, स्पेंडिंग पावर होगी, वो भी उतनी ही कम होगी। ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, लोग चीज़ों को कम लेना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ उनके लायक नहीं होती या फिर जो उनके लिए नेसेसिटी वाली चीज़ें नहीं है तो उसको लोग कम लेना शुरू कर देंगे अगर महंगाई होगी। तो इससे डिमांड और सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस की बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, उधार लेता है। जब हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है तो हमारा बिजनेस को कई सारे कैपिटल की और पैसों की जरूरत होती है, तो इस केस में जो बिजनेस और जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो बोरो कर लेती हैं पैसे। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस के बोरो करे हुए कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगी तो जो बिजनेस होंगी, जो स्टार्टअप कंपनीज होंगी, जितने भी पैसे उन्होंने उधार ले रखे होंगे उस पर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, बेसिकली बिजनेस की जो बोरो करी हुई कॉस्ट होती है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं मार्केट स्ट्रैटेजीज। मार्केट स्ट्रैटेजीज का मतलब होते हैं जो बिजनेस होते हैं उन्हें अपनी मार्केटिंग को एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए, अपनी प्राइसिंग को, अपनी ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी जो कंपनी है, उसे अपनी इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए और फिर एनालाइज करने के बाद उसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को देखनी चाहिए कि हमारे जो करंट मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या हमारी कंपनी ने भी उसी लेवल की स्ट्रैटेजीज बना रखी है, कहीं हम लेफ्ट आउट तो नहीं हो रहे, कहीं हमारी कंपनी लॉन्ग रन में रन तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें देखते हुए चलनी चाहिए। साथ ही साथ में प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए और इनस्टेबिलिटी को देखते हुए कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना चाहिए। अगर कंपनी को पता है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है तो इस कंडीशन में कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकती है एंड इन्वेस्ट कर सकती है। अगर कंपनी को पता है कि इकोनॉमी अभी इनस्टेबल है तो इस कंडीशन में क्या होती है, कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट का जो तरीका है या फिर अभी वो सोच रही है इन्वेस्ट करने का, तो उसको अवॉइड कर सकती है फॉर सम टाइम एंड फिर जब एक बार इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी तो कंपनी फिर से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पाएगी।
सो इससे बेसिकली यही पता चलता है कि अगर इकोनॉमी स्टेबल है और अनस्टेबल है तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता ही करता है। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिस्कस द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। यानी कि पहले हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद ये किस तरीके से किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है ये बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं एंड किसी भी बिजनेस के ऑपरेशंस को, यानी कि बिजनेस किस तरीके से काम करेगा उसको अफेक्ट करती हैं। अब जो भी गवर्नमेंट हमारे रूल बनाती है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है अलग अलग चीज़ों के अंदर, जैसे कि रेगुलेटिंग ट्रेड, टैक्सेशन, लेबर लॉज, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बना रखे हैं एंड ये सारे जो लॉज है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस क्लाइमेट को शेप देने में। हमारे बिजनेस मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जिस टाइप के लॉ बना रखे होते हैं बिजनेस के लिए, कॉपरेशन के लिए, टैक्सेशन के ऊपर, रेगुलेटिंग ट्रेड के ऊपर, लेबर लॉज के ऊपर, उसने जिस भी तरीके के लॉ बना रखे होते हैं, ये सारे के सारे लॉज और रेगुलेशंस टुगेदर मिलकर किसी भी बिजनेस की क्लाइमेट को शेप देते ही देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। सो फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब है रेगुलेशंस, टैक्स की पॉलिसीज, लेबर लॉज, ट्रेड रेगुलेशंस, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आती हैं एंड ये सारे टुगेदर मिलकर बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस किस तरीके से काम करेगा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या इन्फ्लुएंस करती है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन, लेबर लॉज एंड एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट के अंदर होने वाली स्टेबिलिटी जो कि किसी भी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है यानी कि अगर हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है तो इससे जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज उसको पता है कि उसे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही है पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, पहले जो रूल था वो अभी भी रूल एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कि क्या होता है कई बार डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं किसके बीच में, कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाते हैं एंड इससे बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर और ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बिकॉज क्या हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन भी कहीं ना कहीं बिजनेस के पूरे चलने वाले ऑपरेशंस को, उसके ट्रेड प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से एक अच्छा खासा रिलेशन बना के रखेगी तो इससे हमारा बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट होगा और हमारे कंट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजनेस उभरेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसका बेसिकली क्या मतलब होता है गवर्नमेंट की क्या थिंकिंग यानी कि गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस के थ्रू, तो उसके बेस पर जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेटिज्म एंड नेशनलिज्म करके पॉलिसीज को जनरेट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा इम्पैक्ट होगा दैट इज रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। जो बिजनेस होंगे उन्हें गवर्नमेंट की रेगुलेशंस यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जितने भी लॉज और रेगुलेशंस होंगे हर एक बिजनेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट भी लग सकती है बिजनेस की एंड ऑपरेशनल एडजस्टमेंट। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस जो अब काम करती होगी उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा बिजनेस को अपने काम करने का तरीका अपने ऑपरेशंस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है दैट इज टैक्सेशन एंड टेरिफ्स। यानी कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं चाहे वो टैक्सेशन के रिगार्डिंग हो या फिर टेरिफ्स के रिगार्डिंग हो, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को और मार्केट एक्सेसिबिलिटी को अफेक्ट करते ही करते हैं, उसमें कहीं ना कोई इम्पैक्ट डालते हैं हम। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है जब भी वो टैक्सेस लगाती हैं एंड जिस भी कंडीशन में या फिर वो कंडीशन जो भी डिसाइड करिए कि इतना अगर आप इनकम जनरेट करते हो तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, तो वो टैक्सेशन कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को भी, किसी भी कंपनी के होने वाले प्रॉफिट मार्जिन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और मार्केट एक्सेसिबिलिटी पर भी इम्पैक्ट लाएंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी इनस्टेबिलिटी है एंड अगर हमारी सपोज करते हैं हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, किसी भी केस में अगर वो चेंज हो जा रही है तो इससे क्या होगा कंपनी का जो काम करने का ऑपरेशंस होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज जब नई गवर्नमेंट आएगी वो कुछ नई पॉलिटिकल डिसीजन लेगी, वो उनके अलग टैक्स रूल वो बना सकती हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है, टैक्सेशन में कोई भी चेंजेस ला सकती हैं, वो किसी रूल में किसी रेगुलेशन में कोई भी चेंजेस ला सकती हैं, जिससे क्या होगा हमारी कंपनी का जो ऑपरेशन करने का तरीका होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। स्पेशली ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कंट्री टू कंट्री का बिजनेस होना। अगर किसी दूसरे के अंडर गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपने ही कोई अलग लॉज और रेगुलेशंस लेकर आए जो हमें मानने पड़ेंगे एट प्रेजेंट एट बीइंग इन दैट कंट्री, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्लस एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। यानी कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का पहले हम मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्यों ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगी। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसीजर या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी कंपनी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से मॉनिटर करती है। मॉनिटर करने का मतलब है ऑब्जर्व करती है, उसके बाद उसे एनालाइज करती है एंड कंपनी ये ढूंढना चाहती है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कंपनी ग्रैब कर सकती है मार्केट में सक्सीड होने के लिए, या फिर कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के पास। साथ ही साथ कंपनी मार्केट में कुछ थ्रेड्स को भी ढूंढती है। कंपनीज ये चीज़ पे भी फोकस करेगी कि अगर उन्हें किसी चीज़ से रिस्क है तो बेसिकली वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है जिससे कंपनी को रिस्क हो सकता है, कंपनी के लिए थ्रेड्स क्या है जो कि उनके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर में कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने मार्केट को एनालाइज करा है प्रॉपर तरीके से एंड उसमें होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करा है जो कि उनके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन को पहले गैदर करेगी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, यानी कि कई सारे फैक्टर्स के बारे में कंपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगी। एंड ये सारे फैक्टर्स क्या है, बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फर्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज पेस्टल एनालिसिस। ओके, बिफोर आई एम गोइंग अहेड विद स्कैनिंग, मैं आपको ये भी बता दूं, आई नो कि हमसे क्वेश्चन में बस पूछा जा रहा है इसका मीनिंग एंड इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, बट देयर माइट बी चांसेस कि आपसे वेरियस टॉपिक्स पे कुछ चीज़ पूछी जाए। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि जब भी मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ आई विल गो इन डेप्थ, एंड अगर उसके अंदर कुछ टाइप्स हैं या फिर कोई और चीज़ है जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है तो वो आप समझ सकें उस चीज़ को भी, ठीक है। तो हम इसमें टाइप्स भी देख लेते हैं। टाइप्स पे अब हम चलते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस का मतलब होता है जब हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेस्टल के अंदर आती हैं। पेस्टल आप नाम से याद कर सकते हैं, पी रिलेट टू पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल और ई का मतलब इन्वायरमेंटल। तो आप ऐसे पेस्टल एनालिसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस का मतलब होता है जब कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करती है जो कि उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सॉट को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस बिलोंग्स टू स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ बिलोंग्स टू अपॉर्चुनिटी एंड टी बिलोंग्स टू थ्रेट्स। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं पेस्टल को भी और सॉट को भी। नेक्स्ट हमारा टाइप आ रहा है दैट इज पोर्टर 5 फोर्सेस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को एनालाइज कर सकते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकती हैं, जैसे कि हमारा इसके अंदर फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, फोर्सेस जिन्हें हम बोलते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, सेकंड बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, थर्ड थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट्स एंड द फोर्थ वन इज इंडस्ट्री रेवलरी। तो ये सारे पॉइंटर्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। वैसे ही डीप टॉपिक बनता है पेस्टल, सॉर्ट और पोर्टर्स 5 फोर्सेस का। समटाइम्स ये डीप भी आ सकता है एंड कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जब आपसे इंडिविजुअल इस पे क्वेश्चन बने तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी इंडिविजुअल वीडियो भी इस पे कवर कर दूंगी। सो लेट्स गो अहेड। अब हम देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस में। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये बिजनेस की कंपनीज की हेल्प करता है उन्हें इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजिक डिसीजन को बनाने में जो कि बेस्ड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। यानी कि अगर हमारी कंपनी प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज कर सकती है तो उसकी हेल्प से कंपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना पाएगी। नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली कुछ पोटेंशियल रिस्क होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद जो बिजनेस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द अनफोर्सिंग चैलेंजेस। यानी कि बिजनेस क्या करता है, एडवांस में रिस्क को मैनेज करते हुए चलता है। अगर बिजनेस को लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज से उसे रिस्क हो सकता है तो वो पहले एडवांस में से आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके बेस पर वो कई सारी स्ट्रैटेजीज यानी कि अनफोर्स चैलेंजेस के लिए भी। अनफोर्सिंग चैलेंजेस का मतलब होता है ऐसे चैलेंजेस जो कि बिजनेस ने देखे नहीं है बट वो हो सकते हैं, तो उसके लिए भी बिजनेस अपने आप को प्रॉपर मैनेज करके रखता है। नेक्स्ट आता है दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। बिजनेस का करता है बेसिकली नए नए मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद बिजनेस को अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है। अब ये बिजनेस कैसे करेगा, इसके लिए क्या करती हैं कंपनीज, जर्नली अपने मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती हैं, वहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको कंपनी ग्रैब कर सकती है एंड उसकी हेल्प से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है तो कंपनी अहेड जाती है उस चीज डिसीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली बिजनेस को हेल्प मिलती है कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को समझने में एंड मार्केट को पोजिशनिंग करने में।
फिफ्थ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन बिजनेस। यानी कि पहले हमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमें ये बताना है कि क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई भी अगर इनोवेशन हो रहे हैं मार्केट के अंदर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड इन सारी चीज़ों का ओवरऑल हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में जिस तरीके से हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि टेक्नोलॉजी में होने वाले जो भी एडवांसमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों का ओवरऑल हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम कई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर हमारा इन्वायरमेंट नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी इसके अंदर आएगा। ऑटोमेशन, अगर हमारा काम ऑटोमेट हो रहा है, ऑटोमेशन के ऊपर हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर आएगा। साथ ही साथ में अगर हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर कोई भी इनोवेशन करना है तो इनोवेटिव चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। ये सारी की सारा हमारा पार्ट होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके अंदर नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेट करने के तरीकों को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इन्वेंशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, कहीं नई चीज़ आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बिजनेस भी उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा एंड इससे क्या होगा, बिजनेस अपने ऑपरेट काम करने के तरीकों को भी चेंज करेगा। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम R&D भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, बिजनेस क्या करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करने में इन्वेस्ट करता है जिससे वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन कर सकते हैं एंड अपने प्रोसेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, बिजनेस ने क्या करा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर डाली। अब इससे बिजनेस को क्या मिलेगा, कई सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिसकी हेल्प से बिजनेस अगर कोई इनोवेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकता है एंड इससे बिजनेस इंप्रूव प्रोसेस भी कर पाएगा। अगर बिजनेस को लगता है कि कहीं पर भी इंप्रूवमेंट की नीड है तो बिजनेस उसको भी कर पाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन की। इसका बेसिकली का मतलब होता है कंपनीज जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। ऑटोमेट करने का मतलब होता है जब हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। इससे कंपनी का क्या बेनिफिट होगा, इससे कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, साथ ही साथ में कंपनी की इफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो रही है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी। अब हमें पता है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जो रोल होता है कम्युनिकेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो बिजनेस होता है वो अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है और ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाता है। नेक्स्ट इज मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मोबाइल के अंदर भी कई सारे फीचर्स आ गए हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होंगी जो कहीं ना कहीं बिजनेस की हेल्प कर देती हैं। जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी बिजनेस की हेल्प करते हैं, बिकॉज इसकी हेल्प से अगर कोई भी बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है तो वो अपने कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस की हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से जो बिजनेस होते हैं वो नए नए प्रोडक्ट्स को, नई नई सर्विसेज को डेवलप कर पाते हैं एंड इससे मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे, अब अगर कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है तो इससे क्या होगा, बिजनेस के पास टेक्नोलॉजी होगी तो वो अपने प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे एंड अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाएंगे, जिससे वो कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रही है, इनोवेशन आ रही है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल इफिशिएंसी। जो ऑटोमेशन होता है, जब हमारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है और जो डिजिटल टूल्स होते हैं कंपनीज के पास, इससे क्या होते हैं, कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है एंड कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब है कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो भी कंपनी की कम हो जाती है। क्यों, बिकॉज कंपनी का ज़्यादातर काम कैसे हो रहा है, ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है और डिजिटल टूल्स भी कंपनी यूज़ कर रही है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती हैं ताकि वो एक कॉम्पिटिटिव एज को गेन कर सकें। साथ ही साथ में इससे क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेती हैं एंड इसकी हेल्प से अगर उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है तो इससे क्या होगा, कंपनी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक स्टे कर पाएंगी एंड अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ पाएंगी। नेक्स्ट आता है मार्केट रीच। मार्केट रीच का मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो फैसिलिटेट करती है ग्लोबल
रीच ऑफ बिजनेस, यानी कि हर एक कंपनी चाहती है कि उसकी जो रीच है वो सिर्फ हमारी ही कंट्री के अंदर, यानी कि सिर्फ उसी की कंट्री के अंदर ना हो, बल्कि वो ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके एंड उनकी रीच भी ग्लोबली होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो फैसिलिटेट करती है ग्लोबल रीच ऑफ बिजनेस के लिए, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू करे या फिर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करें। नाउ हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR भी कहते हैं, एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस। पहले हमें डिफाइन करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग, उसके बाद हमें इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी कितने एफर्ट्स लगाती है सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, एंड कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के अंदर, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोशल इम्पैक्ट है, उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो भी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग, कि कंपनी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रही है, वो बिजनेस एक्टिविटीज सोसाइटी के नॉर्म्स को, उसकी वैल्यूज़ को, इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगी। कंपनी इसमें अपनी पूरी की पूरी एफर्ट्स लगा देती कि हाँ, हार्म नहीं करेंगी, और कंपनी पूरी की पूरी जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसके अंदर कंपनी अपने प्रॉफिट को बिल्कुल भी नहीं सोचती, प्रॉफिट के बियॉन्ड जाके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये होता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSR एक्टिविटीज़ की। फर्स्ट हमारा टाइप होता है दैट इज इन्वायरमेंटल CSR। इसके अंदर बेसिकली क्या करती हैं, कंपनी इनिशिएटिव लेती हैं कंपनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि रिड्यूसिंग इमिशंस और वेस्ट। कंपनी को अगर लगता है कि कोई भी वेस्टेज हो रही है एंड कंपनी को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो कंपनी बिल्कुल फोकस करती है उस चीज़ पे एंड वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से कंपनी कोई भी हार्म ना पहुंचाए एंड इन्वायरमेंट को फ्रूटफुल रखे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज फिलेंथ्रोपिक CSR। इसके अंदर बेसिकली कंपनी क्या करती है, डोनेशंस करती है, डोनेट करेंगी कुछ मनी, चैरिटी वर्क करेंगी लोगों के लिए, समाज सेवा बेसिकली एक तरीके से करेंगी, एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगी जिससे कंपनी हेल्प करती है और भी लोगों की, डोनेशंस देती हैं सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, चैरिटी वर्क करती हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज इथिकल CSR। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कंपनी इंश्योर करती है इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को, साथ ही साथ में कंपनी इस चीज़ पे भी ध्यान रखती है कि कंपनी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड ना हो, यानी कि इन्वॉल्व ना हो बेसिकली। इसके अंदर कंपनी फेयर लेबर पॉलिसीज़ का ध्यान रखती है एंड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखती है। नेक्स्ट आता है दैट इज इकोनॉमिक CSR। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, एफर्ट्स को कॉन्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगाती हैं लोकल और नेशनल इकोनॉमी को मेंटेन करने में, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देती है, जॉब क्रिएट करने में कंपनी हेल्प करती है, फेयर वेजेस प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयज़ को, एंड एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट होती है रेपुटेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी। जो कंपनीज हैं जो भी CSR एफर्ट्स के लिए जानी जाती हैं, यानी कि वो कंपनीज जो कि इन्वायरमेंट का अच्छा करना चाहती हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए जानी चाहती हैं, वो सारी कंपनीज क्या करती हैं, एक पॉजिटिव रेपुटेशन मेंटेन करती है सोसाइटी के अंदर, एंड इन कंपनीज पे जो कंज्यूमर होते हैं वो भी जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं, कंपनीज इनका ट्रस्ट जीत लेती हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय मोराल। CSR इनिशिएटिव अगर कोई भी कंपनी करती है तो इससे कंपनी बेसिकली एम्प्लॉय इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प कर देती है, एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अपनी कंपनी से फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कंपनी उनके सेंस ऑफ पर्पस को प्रमोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिजनेस की हेल्प करती है कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। इसके अंदर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से भी अलाइन रहती है एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखती है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज इन्वेस्टर अट्रैक्शन। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंक्रीजली उन लोगों पर देखते हैं जो कि CSR परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स उन कंपनी के ऊपर ज़्यादा जाते हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस का ध्यान रखते हैं जब भी उन्हें कंपनीज चूज करनी होती है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज द ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट बिजनेस। पहले हमें डिस्क्राइब करना है ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, उसके बाद हमें बताना है कि ये किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एक इंटरनेशनल स्केल के ऊपर, यानी कि ग्लोबली
इफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। इसके अंदर हमारा ग्लोबल ट्रेड इंक्लूड हो सकता है, इंटरनेशनल लॉज, अलग अलग कंट्रीज के जो भी लॉज रेगुलेशंस होते हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं, कल्चर डिफरेंस, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। अब इससे क्या होता है, कंपनीज को अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है एंड उनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती है अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, या फिर बिजनेस को फेस करनी पड़ती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं अगर कंपनी को ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑपरेट करना है तो। क्योंकि अगर कंपनी ग्लोबली काम कर रही है, सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर नहीं, बल्कि अगर वो अपना काम को ग्लोबली कर रही है, ग्लोबल मार्केट के अंदर कंडक्ट कर रही है, तो कई सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन द ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर आता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक्स एंड कल्चर के अंदर इंक्रीज आ जाना, इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर इंक्रीज आ जाना, यानी कि वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंड नहीं होती। किस वजह से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड लॉज एंड एग्रीमेंट्स। वो सारी पॉलिसीज, वो सारी ट्रेड्स जो कि गवर्न करे जाते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। नेक्स्ट होता है दैट इज कल्चर डिफरेंसेस। इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, हमें समझना चाहिए और हर एक के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, नॉर्म्स को, वैल्यूज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं, जो भी साइकिल्स होती हैं, जैसे कि रिसेशन का आ जाना या फिर एकदम से बूम हो जाना मार्केट के अंदर, ये सारी कंडीशंस, ये सारी साइकिल्स भी कहीं ना कहीं बिजनेस को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो फर्स्ट इम्पैक्ट आता है दैट इज मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन के अंदर जब भी कोई बिजनेस किसी भी नई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एंटर कर रहा है, तो जब भी वो नई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करेगा तो इससे क्या होगा, जो करंट कस्टमर बेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एंड रेवेन्यू पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उनकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। कॉम्पिटिटिव प्रेशर का क्या मतलब होता है, जब भी ग्लोबली कॉम्पिटिशन होता है हमारे ऊपर, हमारी कंपनी जो है वो ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, तो उसके ऊपर जो कंपटीशन का प्रेशर होगा वो भी ग्लोबली होगा। ग्लोबल कंपटीशन का उसके ऊपर प्रेशर होता है, जिससे जो कंपनीज होती है वो कई सारे इनोवेटिव आइडियाज को ढूंढती हैं एंड वो तरीके ढूंढती है कि कैसे वो अपने करंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, उसके अंदर कोई ना कोई इनोवेशन ला सके। नेक्स्ट होता है दैट इज क्रॉस कल्चर चैलेंज। जो कंपनीज होती हैं वो अडाप्ट करती हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस को ताकि वो कल्चर प्रेफरेंस को मीट अप कर सकें एंड उन्हें पता है कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों का जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वो भी डिफर कर सकता है, तो कंपनीज को इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। यानी कि बेसिकली कंपनी को क्रॉस कल्चर चैलेंज का भी ध्यान रखना चाहिए एंड इस बात को समझना चाहिए कि जहाँ पे भी वो काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही हैं एंड देयर माइट बी चांसेस कि हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो सकता है, उनकी कल्चर, उनके वैल्यूज, उनका ट्रेडिशन, उनके नॉर्म्स भी अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। जो बिजनेस होते हैं वो हमेशा से इंटरनेशनल रेगुलेशंस को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें बात माननी चाहिए, जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए एंड ये नहीं होता कि हर एक कंट्री का जो कंप्लायंस है वो सेम होता है। जो कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, जिसको एक बिजनेस को समझना चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। हमें बताना है अलग अलग टाइप्स के बिजनेस इन्वायरमेंट को, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर हमें उन्हें डिटेल में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले टाइप बताना है फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो ब्रॉडली क्लासीफाई करा गया है इनटू फॉलोइंग टाइप्स में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर होते हैं एंड वो इम्पैक्ट करते हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ को और उसके ऑपरेशंस को। इन सारे फैक्टर्स के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा कंपनी कल्चर, कंपनी की होने वाली पॉलिसीज, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ना अब हम बात करते हैं की फैक्टर्स की। फर्स्ट की फैक्टर है दैट इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? वर्क फोर्स, यानी कि वो ह्यूमन बींग जो कि कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनके पास स्किल्स होती है, मोराल होते हैं, मोटिवेशन होता है, जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन, ठीक है, लीडरशिप स्टाइल जो कि किसी भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसका मतलब होता है वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस जो कि किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड बिजनेस के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है एट प्रेजेंट टाइम में कंपनी के पास कितना फाइनेंशियल, फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, विद इन द कंपनी।
हमारा सेकंड टाइप आता है दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनी के इनसाइड नहीं होते, आउटसाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी वो सारे फैक्टर्स कंपनी के फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसको भी हमने कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड करें। फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है फैक्टर्स जिसके अंदर हम सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, इंटरमीडिएटरीज ये सारों को इंक्लूड कर देते हैं। एंड ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। एंड इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के बाहर होता है लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। नेक्स्ट आता है दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, पेस्टल वाले फैक्टर्स जो हमने पढ़ा था। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल एंड ई से इन्वायरमेंटल। तो ये सारे फैक्टर्स यानी कि पेस्टल फैक्टर्स मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड ये सारे फैक्टर्स भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप आता है दैट इज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि इमीडिएट इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, मार्केट के अंदर होते हैं एंड जिससे एक बिजनेस ऑपरेट होता है। इसके अंदर कंपटीशन, कस्टमर, सप्लायर्स और भी कई सारे मार्केट फोर्सेस इंक्लूड होते हैं जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फोर्थ हमारा टाइप आता है दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है लार्जर इन्वायरमेंट जिसके अंदर कई सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं एंड ये सारे फैक्टर्स किसी भी बिजनेस डिसीजन को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को ओवरऑल शेप करते हैं, जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। तो बेसिकली हमने जो दोनों फैक्टर्स पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये कहीं ना कहीं बिजनेस के अलग अलग चैलेंजेस को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज को सीज करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हमारी कंपनी अगर अच्छे तरीके से अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेती है तो कई सारे चांसेस होते हैं कि कंपनी जो है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकती है। नेक्स्ट अब जो है जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कई तरीके से कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में, इनोवेशन में, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में। एंड जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो भी कंपनी को शेप दे सकता है, जैसे कि मार्केट डायनेमिक्स में, कस्टमर प्रेफरेंस में एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स में। नाउ हमारा नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। पहले हमें लीगल इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमें ये बताना है कि किस तरीके से किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। आंसर देख लेते हैं। जो लीगल इन्वायरमेंट है इसका मतलब है लॉज, रेगुलेशंस एंड लीगल सिस्टम्स जो कि किसी भी बिजनेस के अंदर होती है एंड मस्ट ऑपरेट होती है। मस्ट ऑपरेट यानी कि हर एक बिजनेस को इस चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना होता है। इसके अंदर हमारा नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लॉज ये सारे के सारे लॉज इंक्लूड होते हैं एंड साथ ही साथ में जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि गवर्न करी जाती है, जैसे कि लेबर लॉज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये सारे के सारे लॉज भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बेसिकली एक बहुत वास्ट हमारा लीगल इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर हर एक चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारे लॉज हो गए, रेगुलेशंस हो गए, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, कंपनी को उसका ध्यान रखना ही रखना पड़ता है। नाउ अब हम इसका टाइप देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइप आता है लेबर लॉज। लेबर लॉज का मतलब होता है वो सारी रेगुलेशंस जो कि वेजेस से रिलेटेड होती हैं। लेबर का मतलब क्या है, काम करने वाले लेबर्स, ठीक है। तो उनका वेजेस यानी कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे काम करने के लिए, वर्किंग आवर्स, कितने घंटे उन्हें काम करने हैं, एम्प्लॉय राइट्स, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या चीज़ें मेंटेन करेंगे, ये सारी लेबर लॉज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉज। कॉन्ट्रैक्ट लॉज का मतलब है वो लॉज जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं एंड ये इनफोर्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एक बिजनेस और स्टेक होल्डर यानी कि बिजनेस और स्टेक होल्डर के बीच में करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इसका मतलब क्या है, जब हमें प्रोटेक्शन मिलती है, किसकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इन सब की प्रोटेक्शन हमें मिलती है। एंड इससे क्या होता है, जो बिजनेस है अगर उन्हें कोई भी इनोवेशन करा है तो वो अपना इनोवेशन को सेफ गार्ड करके रख सकते हैं, सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ का मतलब होता है रेगुलेशंस जो कि एक बिजनेस को गवर्न करती है एंड बिजनेस को मैनेज करके चलना पड़ता है अपने वेस्टेज को, ठीक है, इमिशंस को, रिसोर्स को, यानी कि रिसोर्स जितने भी अवेलेबल होते हैं एक बिजनेस के बाद एट द प्रेजेंट टाइम, तो बिजनेस को उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है एंड इसका ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, ठीक है, बिल्कुल मिनिमाइज हो एंड हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी हार्म नहीं आना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कंपटीशन लॉज। इसका मतलब क्या होता है, एंटी ट्रस्ट लॉज, जिससे कोई भी बिजनेस अगर अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे वो प्रिवेंट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं एक तरीके से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से। इसके अंदर प्राइस फिक्सिंग एंड मोनोपोलीज इंक्लूड होती हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर? फर्स्ट इम्पैक्ट होता है दैट इज कंप्लायंस एंड कॉस्ट। जो बिजनेस है वो कंपाइल करेंगे लीगल रेगुलेशंस के साथ विच कैन लीड टू कॉस्ट फॉर लीगल एडवाइस, पेपर वर्क एंड कंप्लायंस सिस्टम्स। इससे क्या होगा, एक बिजनेस को क्या मिलेगी, बेसिकली लीगल एडवाइस के लिए कॉस्ट करनी पड़ेगी, पेपर वर्क एंड कंप्लायंस सिस्टम के लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज मार्केट एंट्री बैरियर्स। मार्केट में अगर हमें एंटर करना होता है किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस को, तो एंटर करने के लिए कई सारे लीगल बैरियर्स लगे होते हैं जिससे उसे गुजरना पड़ता है। लीगल बैरियर्स का मतलब है रेगुलेशंस आना, रिस्ट्रिक्शंस का आ जाना। ठीक है, जो किसी भी कंपनी की एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है अगर उन्हें नई मार्केट के अंदर एंटर करना है तो। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज रिस्क ऑफ लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है, जो भी नॉन कॉम्प्लाइंस चीज होती हैं लॉज के साथ अगर वो असिस्ट करती हैं तो इससे क्या होता है, फाइन्स लग सकते हैं, लॉ सूट्स हो सकता है, या फिर रेपुटेशनल डैमेज, आपकी जो करंट रेपुटेशन है मार्केट के अंदर वो भी डैमेज हो सकती है अगर पता चला कि आप कोई भी नॉन कंप्लाइंस चीज़ों के साथ हो जो कि लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं CSR इनिशिएटिव को ओवरलैप करने के लिए, जिससे क्या होता है बेसिकली जो बिजनेस होते हैं अगर बिजनेस से लीगली बाउंड कर दिया कि वो हमारी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव वर्क करेंगे, अगर वो लीगली बाउंड होते हैं तो उन्हें करना ही करना पड़ता है कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट इन बिजनेस। हमें बताना है कि कल्चर इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस के अंदर। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। कल्चर इन्वायरमेंट का मतलब होता है बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड कस्टम्स जो कोई भी इंसान यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के अंदर शेयर करते हैं। साथ ही साथ में ये सारी जो चीज़ें हैं बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उनके बिहेवियर को, उनके इंटरेक्ट करने के तरीके को, एंड किस तरीके से वो किसी भी बिजनेस के साथ इंगेज करते हैं। जो कल्चर होता है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को अफेक्ट करता है, उनकी बाइंग बिहेवियर को और ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं की फैक्टर्स इन कल्चर एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट हमारा की फैक्टर आता है दैट इज सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन, सोसाइटल वैल्यूज होती हैं, ये बेसिकली हमारी कस्टमर चॉइस को, उनकी प्रेफरेंस को चेंज करने में हेल्प करती हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज क्या हो रहा है, सोसाइटी में रहने वाले उनके जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, वो उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हमें पता है डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी अलग होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है, जिससे जो कंपनी होती है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी अलग हो जाती हैं, एंड कस्टमर को सर्विस देने का तरीका भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट आता है दैट इज रिलीजियस बिलीव्स। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी किसी ना किसी बिजनेस ऑपरेशंस को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जैसे कि हॉलीडेज, ठीक है, डाइटरी प्रेफरेंसेस यानी कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का होना इंडिया के अंदर, सीजनल डिमांड, एज पर द सीजन में डिमांड होना, इससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है। जितने भी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से बिजनेस के ऑपरेशंस, बिजनेस के चलने के तरीकों को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज इथिकल स्टैंडर्ड। इथिकल स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, हर एक कल्चर की अपनी खुद की इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे वो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करते हैं, एंड ये कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस अलग अलग चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का राइट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर? फर्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जो भी बिजनेस होते हैं उन्हें अडाप्ट करना पड़ता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज को जो कि कल्चरल प्रेफरेंस से अलाइन करे, ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकें। बिजनेस को पता है कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन सी है मार्केट के अंदर, एंड अगर किसी भी कंपनी को अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना होता है तो इसके लिए उनका कल्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड इसी के बेस पर जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर पाती है, उसकी प्रॉपर मार्केट कर पाती है। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, हमें लोकल कल्चर को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। इससे जो बिजनेस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाते हैं एज बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स एंड डिजायर, यानी कि जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर्स की चॉइस और प्रेफरेंस को समझ पाते हैं एंड उसके बेस पे वो प्रोडक्ट डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। जो ग्लोबल बिजनेस होते हैं, कल्चर अवेयरनेस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें अपने बिजनेस को इंटरनेशनली रन करना है, ग्लोबली रन करना है, तो हमें उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसी से हम क्या कर पाते
जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट तक जाएंगे, उसको नेविगेट करेंगे प्रॉपरली एंड क्या करेंगे, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि हमें उनके कल्चर के बारे में पता चल सके एंड हम अपने बिजनेस को ऑपरेट एंड अपने बिजनेस के ऑपरेशन को इंटरनेशनली अच्छे तरीके से रन कर सकें. So yes guys, that's all for the video and this is the part 1 for the most important question related to business environment subject. ऐसे ही आपके पास part 2 आएगा जिसके अंदर further important question involve होंगे. Till date आप इन सारे important question को पढ़ सकते हैं. Side by side आपको जो इसकी जो playlist है एक business environment की, जिसके अंदर deep topics मैंने पढ़ा रखे हैं, उसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी. And thank you so much यहाँ तक video देखने के लिए. Now stay tuned and keep learning.